ठीक है। ये वीडियो बेटा देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करती है, लो वोल्टेज में। हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करती है किसमें, लो वोल्टेज में। ट्रांसफॉर्मर इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द लो वोल्टेज इनटू द हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू द लो वोल्टेज। ठीक है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इट बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। इट बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब आपने पढ़ा था, दो कॉइल्स थी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स। तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू द प्राइमरी कॉइल चेंज, प्राइमरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था आपके पास, तो सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके कारण सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी प्रिंसिपल पे म्यूचुअल आपका ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द लो वोल्टेज इनटू द हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू द लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है। वोल्टेज हाई होगी तो करंट लो होगा, और लो वोल्टेज होगी तो करंट हाई, और हाई वोल्टेज होगी तो करंट लो हो जाएगा आपके पास। ठीक है। ये इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना। कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है। इस कोर के ऊपर कॉपर की नंबर ऑफ वायर्स टर्न कर दी, लपेट दी जाती है। ये वायर किसकी बनी होती है, कॉपर के। ऐसे नंबर ऑफ वायर्स को टर्न करके इसके ऊपर लपेट दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे। ठीक है। ये कॉइल कहलाती है प्राइमरी कॉइल, ये कॉइल कहलाएगी बच्चों सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। यहाँ पे आप इनपुट सप्लाई देते हैं और यहाँ पे कोई भी लोड लगा देंगे, आउटपुट आप यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो इसके थ्रू यहाँ पे आप क्या लेंगे, आउटपुट। क्या लेंगे, आउटपुट। वो कुछ भी लगाइए आप लोग। ठीक है। अब आपके पास स्टेप, हाँ बिल्कुल, स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी तो बताया ना मैंने आप लोगों को। ठीक है। एक बार अभी बता रही हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है। तो आपके पास सीध क्या था, आपके पास प्राइमरी कॉइल। तो इस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, इट हैव द टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है सेल। एक होता है कोर, एक होता है सेल। सेल में क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। और इसमें क्या होते हैं, सेल में होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। कोर में सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जिसके ऊपर हम वायर को लपेटते हैं, टर्न करते हैं, उसको बोलते हैं स्कोर। इसमें जब कौन किसकी बनी होती है, ये सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन था। एक बार इतना नोट करिए, फिर दोबारा से बताती हूं मैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। नोट करिए, कर लिया नोट। हो गया। अब देखो, अब आपके पास मैं फिर से बता रही हूं, ये जो आपको डाउट था अभी, मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज। ठीक है। और ये कह सकते हो हाई करंट इंटू लो करंट और लो करंट इंटू हाई करंट। अब मैं फिर से बता रही हूँ, जो कंफ्यूजन था देख लेना। हाई करंट ये मैंने समझाया आपको। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है।
ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये साउंड में क्लियर क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देखो क्या करता है, सुनो ध्यान से। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को इट कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है? ये हाई वोल्टेज में। और हाई करंट को हाई करंट, लो वोल्टेज होगी तो करंट हाई होगा, हाई करंट को लो वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है, लो करंट में। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। अभी आएगा आगे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन क्या करता है? हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है? लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज में। और लो करंट को कन्वर्ट करता है हाई करंट में। अब बताओ क्या डाउट था? अब यही पूछ रहे, कह रहे थे ना कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, या उल्टा कहो, लो वोल्टेज लो होगी तो करंट हाई होगा, ठीक है। हाई करंट को लो करंट में चेंज कर देगा, ठीक है। स्टेप डाउन क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो करंट को हाई करंट में। एक बार इतना नोट करो, फिर आगे इसकी थ्योरी पे आते हैं, वर्किंग पे। वर्किंग देखिए, नोट करिए जल्दी से। कर लिया? अब देखो यहां से वर्किंग देखो, एक मिनट समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। टॉपिक थोड़ी देर रुको, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी स्टार्टिंग है ना, जब थोड़ा लग रहा है, ठीक है। मैंने बताया कि ये ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर। इसके ऊपर आपने ट्रंस लपेट रखी है, यहां आपने एसी सोर्स की सप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और ये यहां पे है बच्चों, जहां पे आप आउटपुट लेते हैं, आउटपुट, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब वर्किंग देखो, आप यहाँ पे एसी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे एसी मतलब करंट चेंज हो रहा है। एसी का मतलब क्या है कि करंट क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट हुआ ना, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, कि एक बार मैक्सिमम फिर मिनिमम, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम। तो करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी बच्चों? चेंज होंगी। यहाँ पे एसी करंट चेंज होगा इन वायर्स में से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे ऐसे। ये आप लोगों को समझाया था कि कोई भी सोलेनोइड है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एक्सिस, उसके एक्सिस से पास होती है। जब आप यहां से करंट चेंज करते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल क्या होगा? चेंज होगा, विच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स इस कॉइल में चेंज होगा तो आपके पास ये कॉइल इससे सॉफ्ट आयरन के थ्रू कनेक्ट है, इस कॉइल में भी इस तरीके से फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और जब इस कॉइल में फ्लक्स, ये कॉइल सॉफ्ट आयरन से कनेक्टेड, अलग अलग नहीं है, ये सॉफ्ट आयरन से बिल्कुल एक साथ लिपटी हुई है। तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया गैप में, गैप भी नहीं होता इतना ज्यादा, कुछ माइनर सा होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल क्या होगा? चेंज होगा प्राइमरी से। तो आपके पास इसके अंदर भी, इसमें भी कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैक्सिमम किसमें प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी के अंदर।
व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेकेंडरी में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा आपके यहाँ पे, इंड्यूस्ड करंट। इसी प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, काम करता है। तो वर्किंग में आप लिखेंगे एक लाइन, व्हेन, वर्किंग में लिखेंगे वर्किंग, व्हेन ड्यू टू द एसी करंट, ड्यू टू alternating current, magnetic flux link with the primary coil change, which produces the induced EMF in secondary coil, and also some induced current and also some induced EMF or current in primary coil, ठीक है। इसी प्रिंसिपल अभी बता रही हूं, ये बताया मैंने कि आपके पास ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट लगाया। और एसी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि करंट एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट है, तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट है तो इन कॉइल्स में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये करंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, एक बार ये करंट मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के क्या होगा, इस कॉइल के अंदर चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों क्या होगी, चेंज होगी। दीज आर कनेक्टेड विद द सॉफ्ट आयरन, दिस किससे कनेक्टेड है, सॉफ्ट आयरन। तो इस प्राइमरी में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसा कि आपने ये पढ़ा हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन में, म्यूचुअल इंडक्शन में भी तो यही पढ़ा था कि आपके पास यहां से जब मैं करंट चेंज कर रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल चेंज इनटू द सेकेंडरी कॉइल व्हिच प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कॉइल, जो कि गैल्वेनोमीटर क्या शो करता था आपका, डिफ्लेक्शन। तो यही तो हो रहा है। आपकी बार ये दो कॉइल सॉफ्ट आयरन के थ्रू कनेक्टेड है। सॉफ्ट आयरन क्या कर रहा है कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस, यहाँ पे लॉसेस ज्यादा होते हैं जब डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करके दिखाया था। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। सॉफ्ट आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट लाइक द मैग्नेटिज्म। ये सारे के सारे फील्ड लाइंस को जो प्राइमरी में चेंज होगी वो मैक्सिमम, आइडियल कंडीशन की बात कर रही हूँ, आइडियल कंडीशन की सारी की सारी फील्ड लाइन जो फ्लक्स में यहाँ से जाएंगी वो सारी की सारी यहाँ से भी जाएंगी। तो इस सेकेंडरी में भी फ्लक्स क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, और जो प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल इज चेंज व्हिच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो सेकेंडरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। कुछ प्राइमरी में भी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पे प्रोड्यूस होगा आपका, इन द सेकेंडरी कॉइल। इसे ही बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना। इसी फिनोमिना पे आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, काम करता है। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार थ्योरी में आए, बताओ एक बार ये पॉइंट, एक बार नोट करिए बच्चों इसको। थ्योरी में देखो, थ्योरी में कैसे लिखोगे इसको, या डायरी में एक बार। अब थ्योरी से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए थ्योरी, ये सब मैं सारे स्टेप ऐसे ही लिख रही हूं जैसे आपको पेपर में लिखना है कॉपी में, ठीक है। थ्योरी के अंदर देखो, लेट ये कॉइल है, एक कॉइल में फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है 5, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी मान ली बच्चों आपने, प्राइमरी में एनपी, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या कह दो एनपी, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या कह दो एनएस, ठीक है। फ्लक्स पासेस इन आइडियल कंडीशन की बात कर रही हूँ, अभी मैं आइडियल लॉसेस की बात अभी नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ आइडियल कंडीशन की बात करूँ, ठीक है। फ्लक्स पासेस थ्रू द प्राइमरी कॉइल, लेट फ्लक्स passes through each coil
कॉइल कितना है, 5 है। फ्लक्स पासिस थ्रू ईच प्राइमरी कॉइल, हर एक प्राइमरी कॉइल में से, देखो ये नंबर ऑफ कॉइल्स है प्राइमरी में, तो एक कॉइल में से फ्लक्स कितना पास हुआ, 5, ठीक है। इसी तरह फ्लक्स पासिस थ्रू ईच सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में से कितना पास हुआ, मान लिया 5, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, सेकंड है, n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसमें बच्चों, np है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, ns है, ठीक है। तो देखो फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है आपके पास, तो आपके पास फ्लक्स पासिस थ्रू प्राइमरी कॉइल्स कितना हो जाएगा, np5, कितना हो जाएगा, np5। एक कॉइल में से फ्लक्स मान लिया 5 पास हुआ, तो नंबर ऑफ टर्न कितनी थी, np, तो n इसमें से कितना हो जाएगा, np इंटू 5, ठीक है। इसी तरह फ्लक्स पासिस थ्रू सेकेंडरी कॉइल कितना हुआ, ns इंटू 5, कितना हुआ। आइडियल कंडीशन में फ्लक्स सेम मान रही हूँ, बाकी चेंज होता है, वो अगले स्टेप में आएगा आपके पास। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होती है हमेशा, प्राइमरी में अलग टर्न्स होती है, सेकेंडरी में अलग टर्न्स होती है। ये डिपेंड करता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, कितना हो जाएगा, ईपी, प्राइमरी के लिए ईपी लिख देती हूँ, माइनस एनपी d5/dt। आप चाहो तो जनरल के लिए लिख लो कि इसको 5p लिख लो, इसमें फ्लक्स 5p है, इसमें फ्लक्स 5s है, मैं बाद में आइडियल कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास 5p, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी ES कितना बना, माइनस NS d5s/dt, यही पढ़ा था ना इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लोगों ने। प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना प्रोड्यूस हुआ और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका इतना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों एक बार। हो गया। फॉर आइडियल कंडीशन, ये हटा दो मैं यहां से, फॉर आइडियल कंडीशन ये क्या होता है, देखो एक बार यहाँ नोट डाल के लिख लो, नोट। स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी ईएमएफ ज्यादा होती है प्राइमरी से, क्योंकि स्टेप अप क्या करता है आपका, लो वोल्टेज को। अब देखो यहां से, अगर आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। इसमें क्या होगा, ईएमएफ थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, मतलब आउटपुट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी में। क्यों होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जब यूज करेंगे तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से। अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, तो ईपी ज्यादा होगा ईएस से। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। तो इसमें प्राइमरी के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज ज्यादा होगा, आउटपुट पे वोल्टेज कम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होगी, नंबर टर्न्स इन सेकेंडरी। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होती है उसी के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों, चेंज होता है आपके पास। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जब भी आप यूज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द सेकेंडरी कॉइल ऑलवेज ग्रेटर देन द प्राइमरी। जैसा कि मैंने कहा कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है बच्चों किसमें, हाई वोल्टेज में,
ठीक है, तो वहां पे हाई वोल्टेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा ज्यादा होती किससे? प्राइमरी से। नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा ज्यादा होती किससे? प्राइमरी से। इसी तरह मैंने कहा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, पहले आउटपुट वोल्टेज ज्यादा थी फिर कम होगी, मतलब सेकेंडरी के अक्रॉस आउटपुट कम मिलेगी। सेकेंडरी के अक्रॉस आउटपुट कम मिलेगी, मतलब वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या लगी होंगी? कम लगी हुई होंगी। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे बच्चों? वहां पे कम होगी आपके पास। तो अब यहां से देखो, फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल केस का मतलब, फॉर आइडियल केस, आइडियल केस का मतलब क्या है कि कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, कोई फ्लक्स लीकेज लॉस नहीं हो रहा। फॉर आइडियल केस आप क्या कह सकते हो? डी फाई पी बाई डी टी बराबर है डी फाई एस बाई डी टी के, मतलब फाई पी बराबर है फाई एस के। कोई फ्लक्स लॉस नहीं हो रहा, फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा। जब हमने ये माना कि कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा, फिर लाइंस इधर उधर नहीं जा रही, सारी की सारी कॉइल के अंदर ही है। ठीक है, तब तो ईपी की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, और ईएस की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2, आपस में डिवाइड कर दो इनको। ठीक है, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ईएस बाई ईपी, ईएस बाई ईपी, 2 को 1 से डिवाइड करा, ईएस बाई ईपी, तो क्या बना? एनएस बाई एनपी। देखो यहां से डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या है आपके पास एक रेशियो आया, ये न्यूमेरिकल यहां से आता है आपके पास कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। जब आइडियल केस में ये मानते हो कि जितना फ्लक्स यहाँ चेंज हुआ वो सारा एज इट इज सेकेंडरी के थ्रू आ गया, कोई लॉस नहीं हुआ सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू, सारा का सारी फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही है, जितनी यहाँ चेंज हो रही है सारी की 3 यहाँ के चेंज हो रही है, सारा मिल रहा है यहाँ पे। उस सिचुएशन में जो फ्लक्स यहाँ पे चेंज हुआ वही फ्लक्स यहाँ पे चेंज हुआ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी के अक्रॉस डिवाइड बाय रेशियो सेकेंडरी के अक्रॉस जो रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इतना नोट करिए बच्चों, एक बार नोट करिए। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट देखिए, फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर 100 हटा रिमेवर ऊपर से, फॉर 100% एफिशिएंसी मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, आइडियल कंडीशन की बात कर रही हूं। फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर आइडियल केस और 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी। तो एक तो केस क्या आया, ES बाई EP किसके बराबर आया? NS बाई NP के, ये अभी आप लोगों ने निकाला। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 100% एफिशिएंसी के लिए, फॉर 100% एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या बताती है? पावर, कि उसके काम करने की क्षमता कितनी है आपके पास। तो क्या होगा कि आउटपुट पावर, आउटपुट पावर इज इक्वल टू द इनपुट पावर, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। उस सिचुएशन की बात कर रही हूं बच्चों मैं अभी कि आपके पास आउटपुट पावर बराबर होगी किसके? इनपुट पावर के। ठीक है, अब आपके पास आउटपुट पावर बराबर होगी बच्चों इनपुट पावर के। ठीक है, तो देखो पावर क्या होती है? P इज इक्वल टू VI, पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वोल्टेज इंटू करंट। तो क्या लिखोगे? आउटपुट पावर ES IS। आउटपुट पावर किसके अक्रॉस ले रहे थे? सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस, ये प्राइमरी कॉइल और ये बच्चों सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी, इसके अक्रॉस इनपुट थी और इसके अक्रॉस क्या थी बच्चों? आउटपुट थी। ठीक है, क्या लिखोगे? ES IS बराबर EP IP।
तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ES बाई EP बराबर IP बाई IS। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यह आपके पास नंबर 1, इसको नंबर कुछ भी कह दो, इसको R कह दो, इसको M कह दो। नाउ फ्रॉम R एंड M, नाउ फ्रॉम इक्वेशन R एंड M क्या लिख सकते हो, ES बाई EP। ये वही ES है, छोटा बड़ा लिखने में हो रहा है, अरे वही है वो इंड्यूस्ड EMF के लिए लिखा हुआ है, अभी गलत अलग अलग सोच जाओ, ठीक है। तो क्या बनेगा, ES बाई EP, यहां से ES बाई EP किसके बराबर है, NS बाई NP के, NS बाई NP, और यहां से किसके बराबर है, IP बाई IS के, IP बाई IS, ठीक है, IP बाई IS, ठीक है। तो आपके पास ES बाई EP बराबर NS बाई NP बराबर IP बाई IS, ये एक रिलेशन आ गया। यहाँ से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट समझ आया कि इंड्यूस्ड EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, इंड्यूस्ड EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। और यहाँ से क्या समझ आया कि इंड्यूस्ड EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स के, इंड्यूस्ड EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स के, और इंड्यूस्ड EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब समझ आया, मैं कह रही थी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज में। अगर वोल्टेज हाई होगी तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे लो। अगर वोल्टेज लो होगी तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, हाई हो जाएगा। बात आई समझ में, अब नोट करो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक न्यूमेरिकल देखो इस पे बेस्ड एक बार, देखो एक बार हो गया नोट। क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस फॉर्मूले से आपके पास कई बार, बहुत बार कंपटीशन में भी आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, और आपके एग्जाम्स में भी आया, बोर्ड में भी, ठीक है। तो देखो ये क्या है बच्चों, आपके पास मान लो ये सॉफ्ट आयरन है, यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल्स है, यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉइल्स है, ठीक है। ये AC सप्लाई है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 100 है, इंड्यूस्ड EMF मान लिया आपने 50 वोल्ट है, ठीक है। ES पूछ रहा है आपसे और IS पूछ रहा है, ES पूछ रहा है और आपसे IS पूछ रहा है, ठीक है। और आपको NS भी दे रखी है, NS दे रखी है 200, NS दे रखी है 200, ठीक है। तो बताइए कितना वोल्ट, इसको वोल्ट मैंने कम ले लिया, ये 220 वोल्ट ले लो, जनरली 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है, ठीक है। तो आपको ES और IS बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो देखो ES बाई NS, ES बाई EP, ES बाई EP, ये EP दे रखा बेटा, EP, ये आपको EP गिवन है, ठीक है। तो ES बाई EP बराबर होगा NS बाई NP के, NS बाई NP के। तो ES पूछा है NS बाई NP इंटू EP, ES NS कितना 200, NP कितना 100, EP कितना है 220 वोल्ट, तो कितना आ गया ये 440 वोल्ट। तो ES कितना आया बच्चों 440 वोल्ट, ES मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या था, अब ES बाई EP बराबर था किसके, IP बाई IS के, IP बाई IS पूछा है, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस करंट। तो क्या बनेगा, IS की वैल्यू इधर ले आओ, IS को इधर ले जाओ, तो ये बना IP इंटू EP बाई ES। तो IS इज इक्वल टू IP कितना है बच्चों, IP करंट, IP करंट तो नहीं दे रखा ना, हमें निकालना पड़ेगा, IP तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें IP नहीं पता ना हमें, हाँ IP दे रखा है, वैसे क्वेश्चन में ना देता तो भी निकाल लेते। IP आपको 10 एम्पियर दे रखा है, मैं भूल गई लिखना, IP दे रखा है आपको 10 एम्पियर, नहीं देता तो हम नंबर ऑफ टर्न से निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी बताती हूँ कैसे। IP की वैल्यू दे रखी है, तो IS कितना बन जाएगा आपके पास, यहाँ से
आईपी की वैल्यू 10 एम्पियर है, 10 इंटू ईपी कितना बच्चों 220 वोल्ट और ईएस कितना है 440 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो देखो आउट का वोल्टेज कितनी आई, वोल्टेज हाई हो गई, वोल्टेज 220 से कितनी हो गई 440 वोल्टेज 200। अब ये पूछ लेता कौन सा टाइप का ट्रांसफॉर्मर है बताइए, तो वोल्टेज 220 से कितनी हो गई 440 और करंट क्या हो गया 10 एम्पियर से 5 एम्पियर, करंट कितना हो गया 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर। तो किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर हुआ ये, जिसमें वोल्टेज इंक्रीज होती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जो वोल्टेज लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, हाई वोल्टेज में, उसको क्या बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और करंट को, हाई करंट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लो करंट में। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बताइए समझ आई ये बात या नहीं आई, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, नहीं हुआ बेटा मैसेज करिए, ठीक है नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि आउटपुट पावर बराबर हो जाए इनपुट पावर के, कि जितनी दे उतनी मिल जाए। हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं, अदर फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में लॉसेस ऑलवेज अक्कर होते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली देखिए, देखिए प्रैक्टिकली, बट प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली लिखिए, बट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों, आउटपुट पावर नॉट इक्वल टू इनपुट पावर, नॉट इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर जो है इनपुट पावर के बराबर नहीं होती। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे जैसे मैंने एक पावर का कंसेप्ट में देखो, बेसिक मैकेनिकल फिजिक्स में समझाती हूँ। आपके पास एक बच्चा है, मान लिया आपके पास प्रदीप है, ठीक है, एक मान लिया परवीन है, ठीक है। प्रदीप क्या कर रहा है, इस ईंट को उठाकर आधी सेकंड में एच हाइट तक ले जा रहा है। एक ईंट थी उसको उठाया और आधी सेकंड में यहाँ ले गया, ठीक है, प्रदीप, ठीक है। एक था परवीन, उसने क्या करा, एच हाइट तक गया, वो उसने 1 सेकंड का टाइम लिया, वो 1 सेकंड में इस हाइट को यहाँ पे उठा के रख रहा है, ठीक है। तो बताइए वर्क डन तो दोनों ने mgh करा, इसने भी उतनी हाइट तक ले गया, उतनी अमाउंट है, वही ईंट है, ईंट सेम है, वेट सेम है, सब कुछ सेम है। तो वर्क डन तो इसने भी mgh करा, इसने वर्क डन क्या करा, mgh वर्क डन करा। तो पावर किसकी ज्यादा हुई, पावर किसकी ज्यादा हुई, जो जल्दी लेके गया, जो जल्दी लेके गया। जो टाइम जिसको कम लगा उसकी पावर क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो P क्या होता है, W/T। तो टाइम कम तो पावर ज्यादा। जैसे मैं कहूं, जैसे 10वीं क्लास में कुछ क्वेश्चंस करते थे कि एक आदमी एक खेत को 10 दिन में काटता है, एक आदमी उसी खेत को 7 दिन में काटता है। तो पावर किसकी ज्यादा हुई, जो 7 दिन में काटता है। जो एक खेत को 7 दिन में काटता है, उसी खेत को जो 7 दिन में काट रहा है उतने ही टाइम, तो उसकी पावर क्या है, ज्यादा। टाइम वही उसके लग रहा है जो भी है, उसने टाइम कम लिया इतने दिन काटने के लिए, उसने टाइम क्या लिया बच्चों, ज्यादा लिया। वो 10 दिन में काट रहा है, वो 7 दिन में काट रहा है। तो पावर टाइम किसने कम लिया, टाइम किसने कम लिया, जो 7 दिन में काट रहा है। तो पावर किसकी ज्यादा, जो खेत को 7 दिन में काट रहा है। तो पावर का मीनिंग समझ आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला देखो, जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी वर्ड की, जब हम वर्ड की बात करते हैं, एफिशिएंसी वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकली कोई ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं होता कि लॉसेस नहीं हो रहे, लॉसेस हमेशा होते हैं। इनपुट पावर कभी भी आउटपुट पावर के इक्वल नहीं होते। तो वहां पे हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वो किसके बराबर होती है बच्चों, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट पावर किसके थ्रू लेते हो बच्चों, ये प्राइमरी कॉइल, ठीक है।
ये सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल और ये बच्चों क्या है सेकेंडरी। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, इसके अक्रॉस पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। तो V की जगह आप कौन काम कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। V का काम कौन कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या लिखोगे, P आउटपुट को ES IS और P इनपुट को EP IP। तो यहाँ क्या लिख दोगे बच्चों, ES IS EP IP मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या निकालेगा, एफिशिएंसी, जिसको हम जनरली नीटा से लिख देते हैं। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। नोट करिए बच्चों एक बार इसको। अब देखो, ऑलवेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉसेस हमेशा होते हैं। ऑलवेज देयर आर सम लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, ऑलवेज देयर आर सम लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो देखिए नोट कर लिया बच्चों, सभी ने नोट करिए जल्दी से। हो गया, लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। losses in the transformer। सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, ठीक है। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है बच्चों, ये आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ठीक है। ये आपके पास प्राइमरी कॉइल्स है और ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। तो आपने ये क्या अप्लाई करी, एसी को, ये क्या अप्लाई करा आपने, एसी। तो जब अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है, मान लिया यहां से 100 फील्ड लाइंस बनी, ठीक है। तो ये 100 की 100 फील्ड लाइंस जरूरी नहीं यहाँ पे जाएंगी, कुछ फील्ड लाइंस इधर इन्वायरमेंट में भी जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है, अलग अलग मटेरियल में एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लॉस होगा वहां पे, सारी की सारी फील्ड लाइंस वहां नहीं जाएगी। तो देयर आर सम लॉसेस इन ड्यू टू द दिस। तो देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट reach from primary to secondary coil, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होगा वहां पे। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इस लॉस को, अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, हालांकि मैंने करते ही है इसलिए मैंने पहले स्टेप में बताया कि सॉफ्ट आयरन। अगर मैं जनरल ये वाली बात करूं, एयर में बात करूं, ठीक है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, या कॉइल्स की कपलिंग कैसे, ये कॉइल्स की कपलिंग सबसे बेटर बताई थी आपके पास, कपलिंग फैक्टर समझाया था म्यूचुअल इंडक्शन में, कि आपकी कॉइल्स आपने ऐसे रखी हुई है, या कॉइल्स आपने ऐसे टर्न करके रखी हुई है, या कॉइल्स आपने ऐसे रखी हुई है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड था, जब कॉइल बिल्कुल ऐसे रखी जाती है, ट्रांसफार्मर में ऐसे रखी रहती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। इस साइड से प्राइमरी ऐसे होता है, इस साइड से प्राइमरी, इस साइड से सेकेंडरी, इस साइड से प्राइमरी, इस साइड से सेकेंडरी, बिल्कुल ऐसे लगी रहती है, ठीक है। तो समझाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास, इसमें कपलिंग फैक्टर सबसे बेस्ट होता है 1, ठीक है। जितना कपलिंग फैक्टर अच्छा होगा कॉइल्स में, तो यहाँ पे तो कपलिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या रोल होगा, सॉफ्ट आयरन को, सॉफ्ट आयरन क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो टू मिनिमाइज दिस फ्लक्स लीकेज, टू मिनिमाइज द फ्लक्स लीकेज we use soft iron core, क्या यूज करेंगे बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों, सॉफ्ट आयरन में क्या बताया था, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनकी मैग्नेटाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, इसके अंदर।
तो ये क्या करता है कि जैसे फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही है तो कुछ फील्ड लाइंस इधर भी गई, मान ली इधर जाते समय वो इधर चली गई, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये फील्ड लाइंस को पसंद करता है, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस को, आसपास की फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर से घुसने देगा, अपने अंदर से पास होने देगा। मैक्सिमम फील्ड लाइंस कि जैसे मैंने बताया था कि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, कुछ फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आसपास की जितनी भी फील्ड लाइंस है उन सबको अपने अंदर से अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इट हैव मोर अट्रैक्शन पावर, इसकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर क्या करते हैं यूज करते हैं। तो फ्लक्स लीकेज को रोकने के लिए क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। नोट करिए इस फर्स्ट लीकेज को। देखो आपने क्या कहा कि फील्ड लाइंस है, इधर से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैंने बताया, मैंने देखो बेसिक में समझाया था, सुनो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या थे, जो फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, रिपेल कर देते थे, ये बात समझाई। फिर मैंने समझाया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या बताया कि ये फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने देता है, इसकी कुछ अट्रैक्शन पावर होती है, फीबली अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जाए, तो अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की जगह पैरामैग्नेटिक कोई मटेरियल यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन की जगह अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो कुछ फील्ड लाइंस बाहर भी जा सकती है, लीकेज ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये फीबली अट्रैक्शन पावर होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अट्रैक्शन पावर वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। फिर हम यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमने पढ़ा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या पढ़ा हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसमें पढ़ा हमने सॉफ्ट आयरन मटेरियल, क्या पढ़ा सॉफ्ट है, स्टील आल्सो था फेरोमैग्नेटिक, लेकिन स्टील में क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम होता है, लोग डीमैग्नेटाइज नहीं होता स्टील जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, तो वो एनर्जी का लॉस ही हुआ ना, हीट के फॉर्म में लॉस हो गया वहां पे, इसलिए क्या यूज करता है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या करता है मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, तो ये अपने आसपास इधर से भी जाने वाले सारे फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेगा और सारे के सारे फील्ड लाइंस को अपने अंदर से घुसाएगा। तो कुछ फील्ड लाइंस जब यहाँ से जा रही होंगी, ऐसे टर्न करेंगी, तो हो सकता है बाहर कुछ लॉसेस हो जाए, तो वो सारे के सारे फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेगा, मैक्सिमम फील्ड लाइंस को, और वो यहाँ से इस सेकेंडरी में से क्या होंगी, वो सारी पास होंगी, सेकेंडरी में से क्या हो जाएंगी, सारी पास हो जाएगी। तो फ्लक्स लीकेज मतलब फील्ड लाइंस का जो लॉस हो रहा था, इस प्राइमरी से जो सेकेंडरी में जब फील्ड लाइंस पहुंच रही थी तो कुछ लॉस हो रहा था, फ्लक्स लीकेज मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही थी, इधर उधर फैल गई, कहीं इन्वायरमेंट में चली गई, कुछ भी किसी भी रीजन से लॉस हो गई, ठीक है। तो अगर हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो आसपास की सारी फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लेगा, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इस प्राइमरी से जाएंगी, वो किस में से पास हो जाएंगी, सेकेंडरी, मतलब 100 में से मान लो 20 का भी लॉस होगा तो 80 तो इसमें से जरूर पास होगी, लेकिन अगर मैं वहां पे पैरामैग्नेटिक यूज कर लूं तो 100 में से 40 का लॉस हो जाएगा, 60 ही जाएंगी। तो डिपेंड करता है, इसलिए जनरली जब भी ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, आपके सॉफ्ट आयरन कोर, और आजकल तो ऐसे भी ट्रांसफार्मर बन गए जिनकी एफिशिएंसी 98-99% तक ही है, ये आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आजकल तो ऐसे भी ट्रांसफार्मर बन चुके हैं बच्चों जिनकी एफिशिएंसी 98-99 तक बन चुकी है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ समझ आया या नहीं आया, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट देखिए आगे, एफिशिएंसी तो नहीं है बेटा अभी से, हाँ मैक्सिमम तक चेंज हो गया, 100% तो होता ही नहीं, आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ लॉस तो देखो हर सिचुएशन में, हीट लॉस, अभी अलग अलग लॉसेस पढ़ाऊंगी, तो कोई ना कोई लॉस तो हमेशा होता है, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस या कॉपर लॉसेस, देखिए कॉपर लॉसेस, देखिए सेकंड लॉस, देखिए कॉपर लॉसेस, देखो ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, यहाँ पे जो ये वायर लपेट रखी है ये कॉपर की बनी हुई है, इन वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इन वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस
फॉर्म में, ठीक है। कॉपर वायर हैव सम रेजिस्टेंस, हैव सम रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस हीट एनर्जी लॉसेस आई स्क्वायर RT। तो उस रेजिस्टेंस के कारण हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। हीट के कारण क्या हो जाएगा, एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दें। रेजिस्टेंस को क्या करें, डिक्रीज करें। रेजिस्टेंस को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं कि मोटी वायर ले ले। कैसी वायर ले ले, कॉपर वायर पतली की बजाय मोटी वायर ले ले। पतली पतली वायर लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हीट लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कैसी वायर लेके चलेंगे आप लोग, मोटी वायर। क्यों, क्योंकि आपके पास आर क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर मोटी वायर यूज करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। अगर मोटी वायर यूज करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वी यूज थिक कॉपर वायर टू मिनिमाइज दिस। वी यूज थिक कॉपर वायर क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे, ठीक है। और जनरली थिक कॉपर वायर वहां पे यूज कर जाते हैं जिधर करंट क्या होता है, हाई। जिधर करंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। नोट करिए एक बार, थिक कॉपर वायर यूज जनरली ऑन द साइड वेयर करंट इज हाई। ये बात भी अभी आ जाएगी क्लियर 1 सेकंड बाद, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। तो थिन होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, थिन पतली पतली वायर होगी तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दे, मतलब वायर मोटी लगा दे, वायर कैसे लगा दे, मोटी लगा दे, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। नोट करिए, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हिस्ट्रेसिस लॉस। तीसरा लॉस देखिए, हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस बताया था मैंने BH कर्व के अंदर। हिस्ट्रेसिस लॉस क्या था बच्चों, हिस्ट्रेसिस लॉस, इसलिए जनरली कॉपर वायर यूज करी जाती है, ठीक है। हिस्ट्रेसिस लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस क्या बताया था, एनर्जी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या आपके पास हिस्ट्रेसिस लॉस था इस तरीके से। पिछले मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन पढ़ाया था, IH कर्व या BH कर्व के अंदर, IH कर्व और BH कर्व के अंदर। तो एनर्जी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। एनर्जी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। जिस जैसे आपके पास एक सॉफ्ट आयरन थी, सॉफ्ट आयरन, और एक स्टील की थी, तो स्टील के अंदर स्टील यूज करते हो तो उसके अंदर क्या होगा, एरिया BH कर्व का एरिया बढ़ जाएगा, BH कर्व का एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो हिस्ट्रेसिस लॉस बढ़ जाएगा, एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें हिस्ट्रेसिस लॉस भी होगा, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के अंदर एरिया क्या होता है, मिनिमम, एनर्जी का लॉस क्या होता है, मिनिमम। तो एरिया कर्व इन सॉफ्ट आयरन मिनिमम होता है, ठीक है। टू मिनिमाइज हिस्ट्रेसिस लॉस, टू मिनिमाइज हिस्ट्रेसिस लॉस we use सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं, या ये भी कह सकते हैं 2 लाइन लिखने के लिए, बढ़ाने के लिए, द मटेरियल विच हैव हाई परमेबिलिटी, ये लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी,
द मटेरियल विच हैव हाई परमेबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, लो कोरिस्टिविटी। 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ये समझ में आ गया कि सॉफ्ट आयरन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट आयरन के अंदर क्या होता था, हिस्टैरिसीस लूप बहुत ही पतली सी बनती थी, उसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता था, कम, एरिया क्या होता था, कम, तो एनर्जी का लॉस क्या होगा, कम होगा। एनर्जी का लॉस क्या होगा, कम होगा। नोट करिए इसको, या ऐसे भी सकते हो और 2 लाइन बढ़ाने के लिए, और दोज मटेरियल which have high permeability की वैल्यू जिनके अंदर क्या होती है, हाई होती है। नोट करिए बच्चों, जल्दी नोट करिए। हो गया? आगे देखो, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट कल समझाया था, किसमें होता है, मेटेलिक शीट के अंदर। जो आपके पास देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज produces the induced EMF which produces the induced current in metallic sheet, ठीक है। तो ये जो कॉपर की, इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से देखोगे ना तो नंबर ऑफ प्लेट बनी होती है ऐसी, ये ऐसे पतली पतली प्लेट बनी होती है। ये एक प्लेट है, ये प्लेट है, इसके बाद ये दूसरी प्लेट है, इसके बाद ये तीसरी प्लेट है, ऐसे प्लेट्स लगी होती हैं। जब आप सॉफ्ट आयरन को देखोगे तो इस तरीके से प्लेट बनी होती है बच्चों। जब आप सॉफ्ट आयरन को देखोगे बच्चों तो इस तरीके से प्लेट्स बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन प्लेट मतलब मेटेलिक शीट, तो ये ऐसे शीट बनी होती है। तो इस मान लिया आप एक मोटी सी प्लेट अगर यूज कर ले, वैसे तो नंबर ऑफ पतली पतली लगी रहती है इसमें, पतली पतली नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसे डाल दी जाती है इसके अंदर स्लॉटेड फॉर्म में। अगर मान लिया आप एक ही मोटी सी प्लेट ले ले, इतनी मोटी एक ही प्लेट ले ले, ठीक है। अगर बहुत ही मोटी एक पतली प्लेट ले लोगे तो उस प्लेट में क्या होंगे, सर्कुलर फॉर्म में, उस प्लेट में क्या होंगे बच्चों, सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा, एडी करंट बनेगा। क्या बनेगा, एडी करंट। क्या बनेगा, एडी करंट, विच इज लॉस थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी का क्या करेगा, वो लॉस करेगा, विच लॉस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी का लॉस करेगा, ठीक है। तो एडी करंट बनेगा इसके अंदर, ये मेटेलिक शीट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये तो सबको पता ही है कि प्राइम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ ये प्लेट्स है, इन प्लेट्स में यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कुलर फॉर्म में एडी करंट बनेगा पूरी प्लेट में, और जितना मैक्सिमम बन जाएगा उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, एडी करंट जितना ज्यादा हो जाएगा उतने लॉसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, ज्यादा हो जाएंगे, उतने लॉसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, ज्यादा हो जाएंगे आपके पास। जितना एडी करंट ज्यादा बनेगा उतना ही लॉसेस क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे। फिर से सुनिए, मान लिया आपने ये एक बहुत ही मोटी सी पतली ले लिया आपने, एक बार देखिए, ये एक प्लेट ले लिया आपने, ठीक है। मान लिया बच्चों आपने एक पूरी सीट ले ली है, ठीक है, ये एक सीट है, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या, मेटेलिक सीट है बड़ी सी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऐसे यहाँ पे क्या बनेंगे, एडी करंट बनेंगे सर्कुलर फॉर्म में। एडी करंट कल समझाया था। तो एनर्जी का लॉस होगा हीट की फॉर्म में। इन प्लेट्स पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन का अपोज करेंगे, फ्लक्स का अपोज करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एडी करंट फील्ड लाइंस को आगे जाने से रोकेंगे। क्या होगा आपके पास, ये एडी करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा प्लेट्स के बीच में।
जितनी ज्यादा मोटी प्लेट लोगे उतना एडी करंट क्या बनेगा, मैक्सिमम अमाउंट में बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा जनरली ऐसा नहीं लिया जाता कि एक प्लेट ली और उस पर इधर भी वायर लपेट दी और इधर भी वायर लपेट, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जैसे एक कॉपी है, इसकी पतली पतली सारी, ये पतली पतली सारी, ये एक प्लेट ली, ये एक प्लेट ली स्लॉटेड फॉर्म में, स्लॉटेड फॉर्म में। कल समझाया था कि एडी करंट को लॉस कैसे कर सकते हैं, स्लॉटेड फॉर्म में। एडी करंट का कम कैसे करा जा सकता है कि प्लेट्स को ऐसे ना लेके प्लेट को इस फॉर्म में लिया जाए, ठीक है। एक्चुअल में जो आप ट्रांसफार्मर की देखोगे तो उसके अंदर ऐसे नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसे डाल दी जाती है स्लॉटेड फॉर्म में। ये नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसे बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ये कॉपी बनी हुई है ऐसे, ये हर एक पतली सी सीट, ये ठीक है, हर एक पतली की सीट एक प्लेट का काम कर रही है, सॉफ्ट आयरन प्लेट का। किसका काम कर रही है, सॉफ्ट आयरन प्लेट का। और इनके बीच में भी लैमिनेटेड लिक्विड लगा होता है, लैमिनेटेड कोर विद द अनइंसुलेटेड लिक्विड, लैमिनेटेड कोर विद इंसुलेटेड लिक्विड या पेपर डाल दिया जाता है, जिससे इस प्लेट का एडी करंट इस प्लेट को इफेक्ट ना डाले। अगर सारा करंट बन जाएगा तो मैक्सिमम इफेक्ट एकदम से ज्यादा क्रिएट होगा, और एकदम से मैक्सिमम एडी करंट ज्यादा होगा, बर्न हो जाएगा, वहां पे हीटिंग इफेक्ट बहुत मैक्सिमम अमाउंट में क्रिएट होगा। इसलिए एडी करंट का एक पूरी प्लेट ना लेके, पूरी प्लेट में एडी करंट लॉसेस ज्यादा होंगे क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मेटलिक सीट है यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर एक मेटलिक सीट ले रखी है, तो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे हीट एनर्जी का लॉस होगा। तो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। एनर्जी का क्या होगा, इस फॉर्म में लॉस होगा। टू मिनिमाइज दिस लॉस, इस लॉस को कम करने के लिए नंबर ऑफ पतली पतली प्लेट्स ले लेते हैं, थिन प्लेट्स इन द स्लॉटेड फॉर्म। नंबर ऑफ लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, नंबर ऑफ ऐसे, और इन सबको मिला दिया जाता है, जैसे कॉपी के सारे पेजेस को ऐसे मिला दिया, और फिर उनको उनके अंदर और उनके बीच में भी लैमिनेटेड पेपर, इंसुलेटेड पेपर या फिर क्या लगा जाता है, लिक्विड लगा डाल दिया जाता है, जिससे एक प्लेट पे जो एडी करंट बना वो दूसरी प्लेट को इफेक्ट ना डाले। वो एक प्लेट में थोड़ा सा बनेगा, वही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जनरली इसको यूज करा जाता है इन द स्लॉटेड फॉर्म और इसकी फॉर्म में, लैमिनेटेड कोर की फॉर्म में। समझ आया, एक बार नोट करिए, मैं लिखवाती हूँ इसको। टू मिनिमाइज दिस करंट, टू मिनिमाइज दिस करंट, ये लिख लिया, टू मिनिमाइज या टू रिड्यूस दिस करंट, टू रिड्यूस द एडी करंट, we use laminated core with insulated liquid, or plates are used, in the slotted form, किसकी फॉर्म में यूज करा जाता है, स्लॉटेड फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या करा जाता है, इसको यूज करा जाता है, इस फॉर्म में बच्चों क्या करा जाता है, इसको यूज। ऐसे नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसे डाल दी जाती है एक साथ ऐसे, ठीक है, जिससे एडी करंट का लॉस क्या हो बच्चों, कम हो। देखो जितनी ज्यादा मोटी प्लेट होगी उतना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, वो एकदम से मूव करेंगे, पोजीशन एकदम से बढ़ेगा, एकदम से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, तो वहां पे बर्निंग भी हो सकती है, बर्न भी हो सकता है। इसलिए जब भी ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो आपके पास ये नंबर ऑफ प्लेट सीट लगाई जाती है, ऐसे लगी हुई मिलेंगी आपको, ये नंबर ऑफ प्लेट सीट आपको इस तरीके से लगी हुई मिलेंगी, इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्लेट सीट आपको ऐसे लगी हुई, और ये स्लॉटेड फॉर्म में होती है बच्चों, ऐसे किसकी फॉर्म में होती है बच्चों, ये स्लॉटेड फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है बच्चों, ये स्लॉटेड फॉर्म में। क्लियर हुआ, बताओ समझ आया या नहीं आया, बोलिए बच्चों। मैं एक बार पूरा कंसेप्ट रिपीट कर देती हूँ, इसको नोट करिए। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, ट्रांसफार्मर। हमने क्या पढ़ा बच्चों, ट्रांसफार्मर।
डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या लो करंट को हाई करंट में या हाई करंट को लो करंट में चेंज कर देती है। ठीक है, फिर मैंने बताया ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है प्राइमरी से, और स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज्यादा होंगी किससे, सेकेंडरी से। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या हाई करंट को लो करंट में। ये बात यहां से समझ आ गई थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था किसके, करंट के, और इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था नंबर ऑफ टर्न्स के। हमारे पास ये कंसेप्ट आ चुका था अभी। ठीक है, इसी तरह स्टेप डाउन क्या करेगा, हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लो वोल्टेज के अंदर। ठीक है, फिर इसकी थ्योरी क्या करती है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या है ये बेस्ड है, कि फ्लक्स पासिस थ्रू द प्राइमरी चेंज टू द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होता है तो सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होता है क्योंकि हमें एसी लगा रखा है, अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कभी कम कभी ज्यादा, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज। फ्लक्स चेंज होता है तो कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस होता रहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूसली बच्चों वहां पे प्रोड्यूस होता रहता है, फ्लक्स चेंज होता रहता है पूरी प्रोसेस में। तो यहां से हमने एक कंसेप्ट निकाला, ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅dt और EP इज इक्वल टू NP d∅dt। ये हमने बात करी आइडियल कंडीशन की कि फ्लक्स क्या हो रहा है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रिलेशन आ गया ES by EP, NS by NP और IP by IS। इस रिलेशन को ध्यान रखो, इससे हमें न्यूमेरिकल्स सोल्व करना है। ठीक है, ये सिचुएशन कब आई, जब आइडियल कंडीशन को माना कोई लॉसेस नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऑलवेज एग्जिस्ट सम लॉसेस, प्रैक्टिकली ऑलवेज एग्जिस्ट सम लॉसेस। वो लॉसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लक्स लीकेज लॉसेस, फ्लक्स लीकेज लॉसेस, फ्लक्स लीकेज हो गया, फील्ड लाइंस इधर उधर बाहर घूम गई, चली गई। ठीक है, उसको मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। फिर कॉपर लॉसेस, कॉपर वायर्स में भी क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो हम ट्रांस लपेटते हैं उनका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम थिक कॉपर वायर यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए बच्चों हम थिक कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस में क्या होता है बच्चों, कि आप एरिया इंटू द BH कर, एनर्जी का लॉस कौन बताता है, एनर्जी का लॉस कौन बताता है, एरिया ऑफ द BH कर। ठीक है, एरिया ऑफ दिस लूप। तो सॉफ्ट आयरन मटेरियल के अंदर एनर्जी का लॉस सबसे कम होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। अगर हम स्टील या एल्यूमिनियम या कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं तो वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा। मतलब कि मटेरियल सॉफ्ट आयरन क्या होता है, एकदम से मैग्नेटाइज हो जाता है, एकदम से डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज। जैसे कॉइल में भी तो यही हो रहा है ना यहाँ पे, कि एक बार फ्लक्स बढ़ा फिर फ्लक्स घटा, मैग्नेटाइज हुआ डीमैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज हुआ डीमैग्नेटाइज हुआ। तो ये जल्दी ये सारी प्रोसेस सॉफ्ट आयरन में होती रहती है। अगर हम स्टील लगा देंगे तो स्टील जिद्दी टाइप का होता है, स्टील क्या करेगा, एक बार मैग्नेटाइज होगा तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी दो, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। इसलिए क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। फिर हमने पढ़ा एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, एडी करंट क्या बताता है, अगर हम डायरेक्ट मेटलिक शीट ले लेंगे तो आपके पास फ्लक्स चेंज होता है, अपोजिट मेटलिक शीट के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो एडी करंट हीट की फॉर्म में एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए जो मेटलिक प्लेट हम यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन मेटलिक प्लेट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमें स्लॉटेड फॉर्म में ले लेंगे उन प्लेट्स को। ठीक है, और उनको लैमिनेटेड कोर मतलब विद लिक्विड, तो आप आपकी पतली पतली लेते हैं उनको, लैमिनेट मतलब एरिया की फॉर्म में। ठीक है, उनकी कुछ थिकनेस है, कुछ चौड़ाई है, कुछ लंबाई है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम उनको ऐसे लगा देते हैं एक दूसरे के साथ। इससे क्या होता है, एडी करंट का लॉस कम हो जाता है। एक प्लेट का लॉस दूसरी प्लेट पे इफेक्ट नहीं डालता। अगर एक ही प्लेट ले लोगी पूरी मोटी सी, तो उसमें पूरी पे एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करेंगे, एक साथ उसका अपोज करेंगे वो, तो हीट एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा एकदम से। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बर्न हो जाए सिस्टम वहाँ पे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम वहाँ पे बर्न हो जाए।
तो ये क्या थे बच्चे, आपके कुछ लॉसेस थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मर। ये इतना समझ आया? बताओ अभी टॉपिक समझ आया? बताइए बच्चों, मैसेज करिए। बताइए भाई एक बार, या कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बस 5-7 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो लिखवा देती हूँ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, इट कैन नॉट वर्क, पहला पॉइंट लिखिए, इट कैन नॉट वर्क विद डीसी सप्लाई। विद डीसी सप्लाई। देखो एक छोटी सी बात देखो, अगर आप यहाँ पे क्या लगा रहे थे, एसी लगा रहे थे और यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा था कंटिन्यूसली, अगर आप डीसी लगा दोगे तो करंट क्या होगा, एक जैसा ही फ्लो होगा हमेशा, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ही नहीं कभी भी। अगर डीसी लगा दोगे यहाँ पे, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट जा रहा है, डीसी मतलब कांस्टेंट करंट सप्लाई कर दिया आपने। तो अगर आपने कांस्टेंट करंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा, ना ही इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी सप्लाई के साथ काम नहीं करता। इट कैन नॉट वर्क विद डीसी सप्लाई। बात आई समझ में? इट कैन नॉट वर्क विद द डीसी सप्लाई। ठीक है, बिकॉज if we use DC supply, no output from secondary coil, no output found from secondary coil, or we say output through the secondary coil 0, through the secondary coil 0, क्या मिलेगी आउटपुट, वहां से आपको 0 मिलेगी। इट कैन नॉट कॉल एज एन एम्पलीफायर। 1 सेकेंड पे। ठीक है, तो देखिए पावर सप्लाई जब भी लेते हैं, किस पे लेते हैं हमेशा बच्चों, हाई वोल्टेज पे और लो करंट पे। फिर से बता देती हूँ, पावर सप्लाई ऑलवेज टेकन हाई वोल्टेज एंड लो करंट। जैसे आपके पास जहां से भी टरबाइन वगैरह से जनरेटर से एसी बनी, अब एसी को करंट को अलग अलग जगह पर भेजना होता है। ठीक है, उसके लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पे, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर कस्बे गांव अलग अलग स्टेट्स में भेजना होता है उसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा जो पावर सप्लाई ली जाती है वो हाई वोल्टेज और लो करंट पे होती है। ठीक है, अगर वो वोल्टेज को, करंट को हाई ले लोगे तो हीट एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी लॉस क्या होता है, I स्क्वायर RT। करंट डबल पावर में बढ़ेगा, करंट क्या होगा, डबल पावर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर पावर ऑलवेज सेंडिंग, पावर को हमेशा कैसे भेजा जाता है, पावर, जब ये तो लिखा पावर ऑलवेज सेंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट। पावर को कैसे भेजा जाता है, हाई वोल्टेज और लो करंट। और रिसीव करते हैं, जब आप लोग रिसीव करते हैं घरों में तो कैसे करते हैं, लो वोल्टेज और हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का काम कौन करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये काम कौन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, हाई वोल्टेज कॉइल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन द वायर। तो हाई वोल्टेज कॉइल होगी तो थिन वायर होती है। हाई वोल्टेज कॉइल जिधर लगाएंगे ना वहां पे थिन वायर होगी, मतलब कि जहां पे इनपुट होता है वहां पे थिन वायर होती है। इनपुट साइड में जनरली वायर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं और थिन वायर होती है। आउटपुट साइड में करंट ज्यादा लेना है तो उन वायर्स को मोटी मोटी वायर लगा देते हैं, थिक वायर, क्योंकि वहां पे करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी आपके पास। ठीक है, समझ आइए पॉइंट आपको। वो बाकी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, जैसी नीड होती है उस हिसाब से हम कॉइल्स को लगा लेते, थिन और आइदर थिक। आपकी बताइए समझ आया या नहीं आया आपको एक बार? ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।
ये सारे बच्चे एक बात ध्यान रखो, नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाने के बाद बुक से क्वेश्चन जरूर लगाया करो, तभी तो आपको पता लगे कंसेप्ट कैसे समझ आया या नहीं आया आपको। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।